साइंटिस्ट थे हर्ज, कर कुछ और रहे थे, उन्हें मिल कुछ और गया। कूलिज कौन सी थी, जे थॉमसन की कैथोड रे ट्यूब पर कुछ काम कर रहे थे वो, तो कुछ और उन्हें दिखाई दिया, ऑब्जर्वेशन कुछ और दिखाई दिया, और जब कुछ और ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया तो वो अपनी जो कर रहे थे वो तो भूल गए, कहने लगे भी ये तो नई बात सामने आ गई, पहले इसी देख लें क्या है। तो एक नॉर्मल कैथोड रे ट्यूब बना रखी थी उन्होंने, फिर उस कैथोड रे ट्यूब में थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफिकेशन कर लिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कैथोड रे ट्यूब में। कैथोड रे ट्यूब सिंपल सी ट्यूब होती है, एक कांच की ट्यूब होती है, और एक तरफ एक प्लेट लगी मेटल की, दूसरी तरफ दूसरी प्लेट लगी हुई है मेटल की, एक ये प्लेट लगी हुई है, दूसरी तरफ यहाँ प्लेट एक लगी हुई है मेटल की, और इसे हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं 20-40 हजार वोल्ट से। तो फिर निगेटिव से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं कैथोड रेज, है ना, कैथोड एनोड, वो सब कनेक्शन ही खत्म। तो कैथोड रे ट्यूब थी, और कैथोड रे ट्यूब में इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा अलग से, कुछ नया सा, तो फिर नई सी इन्होंने कैथोड रे ट्यूब बना ली। पूरी कांच की ट्यूब थी, लेकिन कांच की ट्यूब के साथ में एक छोटा सा पोर्शन ऐसे बना लिया इन्होंने, एक यहां लगा दी एक, क्या, क्वार्ट्ज की विंडो। हालांकि देखने में क्वार्ट्ज भी बिल्कुल कांच के जैसे ही होता है, कांच और क्वार्ट्ज में हम नॉर्मली डिफरेंस नहीं कर सकते, बस डिफरेंस ये है कि कांच हमारा आर्टिफिशियल होता है, बनाया जाता है, और क्वार्ट्ज एक नेचुरल स्टोन है। तो उन्होंने क्वार्ट्ज की एक विंडो लगाई, दो प्लेट्स लगाई, बिल्कुल वैसी, वही मतलब वही था जो जे थॉमसन की ट्यूब थी, उसमें बस ये क्वार्ट्ज की विंडो लगा दी है, इस तरह से लगा दी कि यहां से अगर कोई रेडिएशन बाहर से कोई लाइट इस पर मारी जाए, टॉर्च मारी जाए, तो उस टॉर्च की रोशनी क्वार्ट्ज की विंडो से होती हुई सीधे कहा जाए, प्लेट P1 पर चली जाए, पहली प्लेट पर चली जाए, दूसरी वाली प्लेट पर जाए या ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसके बाद इन्होंने इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगाया, और वोल्ट मीटर के साथ साथ एक वो भी लगाया, क्या कहते हैं, करंट मेजर करने के लिए मिली एमीटर। इसके पैरेलल में डाल दिया एक वोल्ट मीटर, ठीक है, सीरीज में डाल दिया एक मिली एमीटर। मिली एमीटर क्योंकि करंट बहुत छोटी सी करंट थी, तो मिली एमीटर लगा दिया, ठीक है। और साथ के साथ साथ में उन्होंने बड़ी एक इसको जो पॉजिटिव निगेटिव देना था, उसे पॉजिटिव निगेटिव देने के लिए एक बहुत प्यारा वाला जुगाड़ बनाया इन्होंने। एक ऐसा जुगाड़ बना लिया जिससे कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ये चेंज कर पा रहे थे, और दोनों ही प्लेट की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोलैरिटी भी चेंज कर पा रहे थे। ये बैटरी लगाई, बैटरी के साथ लगाया एक की, और की के साथ लगा दिया एक वोल्टेज डिवाइडर। ये एक पोटेंशियोमीटर होता है, उसी को वोल्टेज डिवाइडर की तरह यूज कर लेते हैं। और फिर इन्होंने दो वाइपर आर्म बनाए। ये आपको पता होगा कि घुमा करके बनाया जाता है, तो इसका क्या मीनिंग होता है, ये वाले वायर, ये वाला वायर एक दूसरे के साथ यहाँ ज्वाइंट नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने एक वाइपर आर्म बना लिया। इस वाइपर आर्म को इस पर कहीं भी पूरे पोटेंशियोमीटर पर कहीं भी रखा जा सकता था, और दूसरा वाइपर आर्म यहां से इन्होंने लिया ऐसे, ठीक है। मतलब ये कीज है दो, जो इस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस पर कहीं भी चल सकती हैं, ऐसे कहीं भी ऐसे रखी जा सकती है, किसी भी पोजीशन पर इसको कहीं भी रखा जा सकता है, राइट। अब उससे होगा क्या, देखो
ये जो है, ये नीचे का जो पूरा जुगाड़बाजी इन्होंने बनाई थी, इसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल को जो डिवाइड कर देता है वो पोटेंशियल डिवाइडर कहलाता है। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप, मैं इसे वाइपर आर्म 1 लिखूं या 2 लिखूं? अभी लिखता नहीं कुछ भी। देखो जरा ध्यान से देखना एक बात, बहुत ध्यान से देखना। इस समय अब इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी ये जो प्लेट P1 है, मैं इसको प्लेट को P1 लिख दूं, हालांकि अभी P2 P1 इनके स्पेशल नाम दे दिए गए थे। ये जो प्लेट P1 है, अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज कनेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। देखिए आप ध्यान से, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव की, और ये निगेटिव की तरफ कनेक्टेड है। कौन सी? प्लेट P1। अगर P2 अगर आप देखो ध्यान से, तो P2 कहाँ कनेक्टेड है? P2 इज कनेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो अभी इस कंडीशन में, जो ये कंडीशन बनी हुई है, इस कंडीशन में P2 इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू P1। P2 इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू P1। लेकिन अगर मैं इस वाइपर आर्म की पोजीशन बदल दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इन वाइपर आर्म्स की पोजीशन यहां से बदल के यहां ले आऊं तो क्या होगा? देखो, ये वाला वाइपर आर्म मैं यहां ले आऊं, समझे, और ये वाला वाइपर आर्म मैं यहां ले आऊं, तो अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या होगा। ये जुड़ा हुआ है कहां? टूवर्ड्स निगेटिव, है ना। और इस वाले को कहां जोड़ दिया मैंने? यहां जोड़ दिया, किधर? टूवर्ड्स पॉजिटिव। तो अब इस कंडीशन में जो मैंने ये ग्रीन वाले बनाए हैं, इस कंडीशन में P1 इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू P2, या हम ये कह सकते हैं P2 इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1। क्या कहेंगे? P2 इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1। P2 नेगेटिव है किसके रेस्पेक्ट में? P1 के रेस्पेक्ट में। बात इतनी समझ आई? ओके। अब देखना जरा ध्यान से, एक बात और देखना। सपोज मेरी ये जो बैटरी है, सपोज ये बैटरी, इस बैटरी का ईएमएफ सपोज 100 वोल्ट है, करेक्ट। अब मैंने अगर इस बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल, इस वाले को, इस पीटी को कहाँ? बिल्कुल मैंने यहां लगा दिया, तो इसका मतलब P2 डायरेक्टली मैंने किससे जोड़ दिया? 100 वोल्ट से। 100 वोल्ट ईएमएफ का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव प्लेट 100 प्लस 100 वोल्ट पर है तो निगेटिव प्लेट कितने वोल्ट पर है? यहाँ 0 वोल्ट पर। तो अब मैंने देखना, जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने इस वाले आर्म को यहां पहुंचा दिया बिल्कुल, तो फिर ये प्लेट P1 किससे किससे जुड़ी हुई है? ये प्लेट P1 सीधे सीधे 0 वोल्टेज से जुड़ी हुई है। तो अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? P1 और P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? हाँ, 100 रहेगा। अच्छा, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा 100 में? P1 पॉजिटिव P2 निगेटिव, P2 पॉजिटिव निगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव हो जाएगा 100 वोल्टेज में? P2 पॉजिटिव, क्योंकि ठीक है, क्योंकि P2 को आपने पॉजिटिव से जोड़ा है और P1 को यहाँ किससे जोड़ा है? निगेटिव से जोड़ा है, तो P1 निगेटिव P2 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अगर मैं किसी एक आर्म को मैं इसको यहीं फिक्स करे रखूं, ये नीचे वाला जो एरो इसको मैं फिक्स करे रखूं पॉजिटिव 100 पर, प्लस 100 पर, और ये वाला जो आर्म है इसे मैं इधर खिसकाता चला जाऊं, ऐसे यहाँ खिसकाता चला जाऊं यहाँ, तो क्या होगा? क्या होगा बता सकते हो आप? ये इन दोनों प्लेट्स P1 और P2 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका क्या जाएगा? वो क्या चेंज होगा उसमें? क्या कम होने लगेगा? ध्यान से देखो, देखो ध्यान से सुनना, देखो ये वाला जो सिरा है इसका बैटरी का, ये बिल्कुल 0 वोल्ट पर है, और ये वाला पॉइंट कितने वोल्ट पर है? ये 100 वोल्ट पर है। अब ध्यान से देखना, यहां इस पॉइंट पर कितने वोल्टेज? 100 वोल्ट।
और ये यहां जुड़ा हुआ है, यहां कितने वोल्ट है? 0 वोल्ट। अगर मैं इसके बिल्कुल बीचों बीच यहां एक पॉइंट लूं तो वो कितने वोल्ट पर होगा? वो एग्जैक्टली 50 वोल्ट पर होगा। अगर 100 वोल्ट और 50 वोल्ट के बीचों बीच एक पॉइंट पर ले लूं तो ये कितने वोल्ट पर होगा? 75 वोल्ट पर होगा। 50 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में एक पॉइंट ले लूं तो कितने वोल्ट पर होगा वो? 25। मतलब वोल्टेज डिक्रीज होते चले आ रहे हैं। पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसको अभी हमने फिलहाल छोड़ के रखा हुआ है। हो गया ये पूरा। अगर मेरा एक रेजिस्टेंस वायर है तो फिर 100 वोल्ट से डिक्रीज होते चलेगा वोल्टेज नीचे की तरफ, है ना? 100 वोल्ट से नीचे की तरफ डिक्रीज होते चलेगा 0 वोल्ट। तो आपने अभी कहा कि अगर मैंने ये वाला वाइपर यहां लगा दिया और जो नीचे वाला वाइपर था मैंने इसको बिल्कुल 0 वोल्ट पर लगा दिया, तो एक्चुअल में क्या मिला आपको? P1 आपका 100 वोल्ट पर है पॉजिटिव, और P2 आपका कहाँ है? P2 आपका 0 वोल्ट पर है। तो अगर मैं इसे इसे रोक कर इसे मैंने इस वाले को रोक लिया और इसे मैं ऐसे नीचे आता चला जाऊं तो क्या होगा? इस P1 का जो पोटेंशियल है वो 100 से घट के 75, 75 से घट के 50, 50 से घट के 25, और यहां अगर मैंने दोनों को यूं मिला दिया तो क्या होगा? P1 का भी 0 हो जाएगा, P2 का भी 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों वाइपर आर्म्स की पोजीशन को हम सेट करके P1 और P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों की पोलैरिटी भी पलट सकते हैं। पोलैरिटी कैसे पलटी जाएगी? ए, ये वाला जो है इसको यहां छोड़ दो और इस वाले को इधर पहुंचा दो। अगर आपने इधर लगा दिया P1 कहां लगा दिया? यहां लगा दिया इस हरी वाली पोजीशन पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और P2 को आपने लगा दिया कहां वाली? इस वाली पोजीशन पर, तो P2 लेस निगेटिव, लेस पॉजिटिव होगा। P2 लेस पॉजिटिव हो जाएगा, P1 मोर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि P1 is at higher potential with respect to P2, या P2 is at lower potential with respect to P1। और अगर जैसे मैंने ये वाली ब्लैक वाली पोजीशन बनाई हुई, देखना जरा ध्यान से, ये 50 से भी कम, सपोज 45 वोल्ट पर जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है 45 वोल्ट पर? P1। और ये वाला जो जुड़ा हुआ है P2, ये 75 वोल्ट पे जुड़ा हुआ है। 75 वोल्ट पर किसकी? पॉजिटिव की तरफ को। तो इसका वोल्टेज अगर +75 है तो P1 का वोल्टेज कितना? +45। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह गया? 30 रह गया। किसका ज्यादा होगा? किसके? 30 में से ये हायर पोटेंशियल पर है, देखो जरा ध्यान से, नहीं ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पर है। इसका तो +75 है, इसका +45 है। तो अब कौन पॉजिटिव है? P2 पॉजिटिव है P1 के रेस्पेक्ट में। ये सारी जुगाड़बाजी, झंझटबाजी और कुछ नहीं, सिर्फ इसका एक काम है, क्या? कि प्लेट P1 और P2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपनी मर्जी से चेंज करना, और P1 P2 की पोलैरिटी। अगर आप चाहें तो P1 को P2 को, हम P2 की बात करेंगे, P2 को P1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव बना ले, या P2 को P1 के रेस्पेक्ट में निगेटिव बना ले, और जितना चाहे निगेटिव बना ले। मतलब ये 100 वोल्ट है, यहां पर हमने 100 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि P2 को पॉजिटिव 100 वोल्ट दे दें विद रेस्पेक्ट टू P1, या ऐसा भी हो सकता है कि P2 को निगेटिव 100 वोल्ट दे दें विद रेस्पेक्ट टू P1। P1 को 0 पर अगर आप रखते हैं, 0 पर ले रहे हैं, तो P2 को आप +100 से -100 के बीच कहीं भी सेट कर सकते हैं वोल्टेज। ये सिर्फ एक जुगाड़बाजी है उसके लिए, ठीक है? इस पूरी चीज का कोई भी रिलेशन नहीं है लेसन से, इसे यही कहीं भूल जाओ बस। अब उन्होंने क्या देखा कि हर्ज एक्सपेरिमेंट है ये, और बड़ा ही प्यारा एक्सपेरिमेंट था। सारी दुनिया के साइंटिस्ट जो है बिल्कुल परेशान होकर रह गए थे उनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद में, कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ विंडो से उन्होंने क्वार्ट्ज की इस विंडो से यहाँ P1 P2 लगाया। इस क्वार्ट्ज का मतलब क्या होता है? देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया हुआ है तो ग्लास है, ये ग्लास है और ये क्वार्ट्ज है। जबकि ग्लास भी और क्वार्ट्ज भी दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो फिर क्वार्ट्ज क्यों लगाया गया भैया? इतना महंगा क्वार्ट्ज क्यों ले रहे हो? हीरे की कीमत तो नहीं होती, लेकिन हीरे से कुछ कम भी नहीं है इसकी कीमत, तो क्वार्ट्ज क्यों लिया?
ये जो ग्लास है हमारा नॉर्मल ग्लास होता है या कोई सा भी ग्लास हो, आर्टिफिशियल ग्लास है, कांच है, इसमें इसमें एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। ये कुछ इसमें से अगर आप पार करना चाहोगे तो कुछ रेडिएशन ये अपने अंदर रोक कर रख लेता है, एक सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशन अपने अंदर रोक कर रख लेता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन क्वार्ट्ज की प्रॉपर्टी है कि जितना जो चाहे रेडिएशन इसमें से आप पास कर दो, एक्सरे पास कर दो निकल जाएंगी, आप गामा रेस पास कर दो निकल जाएंगी, और लाइट रेस पार कर दो निकल जाएंगी, इंफ्रारेड पार कर दो निकल जाएंगी, अल्ट्रावायलेट पार कर दो निकल जाएंगी। लेकिन ये कांच जो है ये इंफ्रारेड को रोक लेगा अपने अंदर। अगर कांच पे आप इंफ्रारेड भेजोगे तो ये नहीं निकलने देगा, पार नहीं निकलने देगा, खुद रोक के बैठ जाएगा अपने अंदर। तो इसलिए कांच की खिड़की उन्होंने ना लेकर के एक विंडो का सेक्शन ले लिया। पूरी ट्यूब तो नहीं बन सकती थी क्वार्ट्ज की, लेकिन एक छोटा सा सेक्शन उन्होंने क्वार्ट्ज का बना लिया, ताकि इस विंडो से जो चाहे वो रेडिएशन P1 तक पहुंचा सके, प्लेट P1 तक पहुंचा सके। और जब पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो प्लेट P1 और P2 जिंक की प्लेट्स थी, दोनों की दोनों, ये जिंक मेटल की प्लेट थी। उसके बाद उन्होंने आयरन की प्लेट ली, स्टील की प्लेट ली, और स्टील का तो पता नहीं उस जमाने में था भी या नहीं था, लेकिन उन्होंने निकल की प्लेट भी ले ली, कॉपर की भी ले ली, टंगस्टन की भी ले ली, अलग अलग तरह के मटेरियल यहाँ लेने के लिए का उन्होंने चेंज करा। यहाँ इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसे नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा रखा है, और सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है इस करंट को मेजर करने के लिए लगाया हुआ है मिली एमीटर। हल्की सी करंट होती थी इसलिए मिली एमीटर, अगर एम्पियर मीटर लगा देते तो पता भी नहीं चलता, हल्की सी करंट थी मिली एमीटर लगाया। तो उन्होंने देखा कि हाँ मैंने की लगा दी, सब कुछ सेट है, बढ़िया है। और इस ट्यूब के अंदर आप अच्छी तरह जानते हैं कैथोड रे ट्यूब के अंदर फ्री स्पेस होता है, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, इसके अंदर की जो एयर वेयर है उसे भी खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो इसको इन्होंने इवैक्यूएट किया हुआ था। ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम इसके अंदर कर दिया उन्होंने। अब जब वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो P1 और P2 दोनों एक दूसरे से दूर है, क्या इसके बीच में करंट चल सकती है? कैसे चल जाएगी जब इनके बीच में कोई एक दूसरे का कांटेक्ट ही नहीं है, बीच में से तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं, है ना। करंट चलने के लिए तो रास्ता होना चाहिए। अगर कहीं भी किसी सर्किट में आपने यहाँ गैप छोड़ दिया और यहाँ सेल लगा दिया, एक की लगा दी, स्विच लगा दिया, सब कर दिया, मतलब कहीं से तार आपका टूट गया, पंखे का तार कहीं से आपका टूट गया, चलेगा ही नहीं वो, क्यों? गैप आ गया ना बीच में, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाया, सर्किट ओपन रह गया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो सर्किट ओपन है, तो करंट चल ही नहीं रही, इसमें मिली एम्पियर मीटर में कोई इंडिकेशन नहीं है, जबकि वोल्ट मीटर इंडिकेशन दे रहा है। वोल्ट मीटर दिखा रहा है कि प्लेट P1 और P2 के बीच में वोल्टेज डेवलप कर दिया आपने वोल्टेज लगा रखे हैं, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन करंट क्यों चलेगी? जब बीच में इन दोनों के बीच में गैप आ गया तो सर्किट ओपन है, करंट चलेगी नहीं। ठीक है, उन्होंने एक देखा था क्या, कि जैसे यहां पर उन्होंने नीले रंग की लाइट इंसिडेंट कराई बाहर क्वार्ट से लेके प्लेट P1 पर, खट से इसके अंदर करंट आ गई, जबकि प्लेट P1 P2 अभी तो अलग अलग ही है। जैसे उस लाइट को इन्होंने ऑफ करा, करंट खत्म। फिर से ऑन करा लाइट को इसके सामने, विंडो के सामने, फिर देखा एकदम करंट आ गई, उसे बंद हटा दी, फिर करंट खत्म हो गई। कहने लगे या तो कोई ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका लाइट से कोई रिलेशन है। तो इस पूरे इफेक्ट को उन्होंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने नाम दे दिया इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन है वो सब समझ में आया सबको, बाकी सबको, तो तब जा करके उसको, उस एमिशन को भी नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही दिया गया। तो उन्होंने यहाँ से नीले रंग की लाइट पास करी, देखा कि मिली एम्पियर मीटर में रीडिंग आ रही है, ठीक है भाई ये तो बात बन गई। फिर उन्होंने लाइट इंसिडेंट करी यहाँ पर ग्रीन कलर की, तो देखा फिर से मिली एम्पियर मीटर में रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब करंट चल रही है। उन्होंने कहा भाई क्या हो रहा है, उन्होंने अपना अंदाजा लगाया, भाई देखो करंट चलने के लिए इलेक्ट्रॉन का चलना जरूरी है, करंट चलने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का चलना जरूरी। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि जैसे ही लाइट यहाँ आती है यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। क्या? लाइट के इंसिडेंट होने से इस
प्लेट के अंदर वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, इतनी एनर्जी मिल गई जिसे लेकर के ये इस मेटल की प्लेट को छोड़कर निकल सके बाहर। ठीक है, और उन्होंने कहा देखो भैया मैंने ये जो है पॉजिटिव रखा हुआ है, प्लेट P2 को यहाँ से पॉजिटिव रखा है विद रेस्पेक्ट टू P1, तो सामने जब इलेक्ट्रॉन थे सामने, तो इन्हें सामने पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब प्लेट P1 और P2 के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया गया, P2 को पॉजिटिव रखा गया, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया किस किस के बीच में, प्लेट P2 और P1 के बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगती है। कितनी फोर्स लगने लगती है, Q इंटू ई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव पार्टिकल पर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, फोर्स लग रही है, और यहाँ इवैक्यूएटेड है, इसके अंदर कोई गैस वैस, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं इसे रोकने वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लेट P2 पे जाता है, फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है P2 पर, जाकर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, P2 पर जाता है, ये ऐसे 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 घूम के पॉजिटिव प्लेट में, और ठीक उसी टाइम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में अंदर एंटर कर, ठीक उसी टाइम एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है, ये पूरा ये घूमता हुआ कहाँ गया, P1 पर। तो P1 से इलेक्ट्रॉन एमिट होते रहते हैं, P2 पर जाकर इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट मतलब कलेक्ट करता है ना, P2 कलेक्ट करता है और P1 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, और P2 इनको इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठे तो नहीं होते एक्चुअली, कलेक्ट करता है इन्हें, कलेक्ट करके कहाँ भेज देता है, बैटरी में भेज देता है, फिर बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर P1 हो जाता है। क्योंकि P1 इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, तो इसका एक नाम दे दिया उन्होंने, एमीटर। और क्योंकि P2 कलेक्ट कर रहा है, तो इसका नाम दे दिया कलेक्टर साहब। एक एमीटर कहा उन्होंने, एक एमीटर, एक कलेक्टर कहा। ठीक है, तो जैसे यहां लाइट इंसिडेंट करी उन्होंने, जैसे यहां उन्होंने एक लाइट इंसिडेंट करी क्वार्ट्ज की विंडो के थ्रू P1 पर, तुरंत यहां करंट आ गई, मिली एम्पियर मीटर में रीडिंग शो हो गई। उन्होंने कहा भी इलेक्ट्रॉन निकले P1 से P2 तक पहुंचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया P1 P2 के बीच में, भले ही इनके बीच में कोई तार लगा हुआ नहीं है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो मेंटेन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसी तार में हो या बिना तार के हो जाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो मेंटेन हो गया। अब सर्किट क्लोज हो गया, तो इसलिए मिली एम्पियर मीटर में क्या दिखाई दे रही, करंट दिखाई दे रही मिली एम्पियर मीटर में। जैसे यहां से लाइट ऑफ करते हैं, उन्होंने कहा भाई जैसे यहां से मैं लाइट ऑफ करता हूं, ये P1 अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट करना बंद कर देता है। जब बंद कर देता है, तो यहां से सामने इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, मिली एम्पियर मीटर में खत्म हो गई। तो ये जो करंट का एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एस्टेब्लिशमेंट है, इट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट। किसका इफेक्ट है ये, लाइट का इफेक्ट है। तो इसलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके।